हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 22 जनवरी 2024 एंड लाइक एवरीडे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीबीआई। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट चैंग 6 मिशन। इट्स अ चाइनीज स्पेस मिशन। टॉपिक के डिटेल में जाएंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैंग 6 मिशन? पहला ऑप्शन है टू सर्च फॉर एक्सोप्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। दूसरा ऑप्शन टू स्टडी वेनस जियोलॉजिकल एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास टू रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम द ल्यूनर साउथ पोल। एंड द फोर्थ ऑप्शन टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर लाइफ ऑन मार्स। क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल में। रिसेंटली चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने अनाउंस किया है कि उनका एक एस्पिरेशनल मिशन चैंग 6 सैंपल रिटर्न मिशन इज ऑन ट्रैक एंड दे आर रेडी टू लॉन्च द मिशन बाय May 2024. So this is a very good news for the sake of mankind from China. Now some facts about Chang 6 mission. चाइना में चैंग कहा जाता है मून गॉड को, जैसे हमारे यहाँ चांद कहा जाता है वहाँ चैंग कहा जाता है। एंड चैंग 6 मिशन इज ए प्लान्ड लैंडर एंड रोवर मिशन जिसका काम है मून के साउथ पोल से कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर वहाँ से लाना। ये मून के साउथ पोल पर जाएंगे, वहाँ करीब 1 मीटर का ड्रिलिंग करेंगे और कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और वापस से फिर अर्थ पर रिटर्न आ जाएंगे। ये सारा काम रोबोटिक मोड में होगा, यानी कि अनमैन्ड मिशन है, मैन नहीं जा रहे हैं, पर्सन नहीं जा रहा है। ये सारा काम एक रोबोटिक मिशन के द्वारा किया जाएगा। चैंग 6 चाइना का 6th मून एक्सप्लोरेशन मिशन है। सबसे पहले 2007 में चैंग 1 लॉन्च किया गया था जिसका काम था ल्यूनर ऑर्बिट तक पहुंचना एंड चाइना सक्सेसफुली डिड इट। इसके बाद 2010 में चैंग 2, 2013 में चैंग 3 एंड 2019 में चैंग 4। और 2019 में जब चैंग 4 ने सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट किया, दैट मीन्स चाइना ने अपना एक लैंडर और रोवर वहां भेज दिया था। इसके बाद समय आता है 2020 का और जब चैंग 5 चाइना के नॉर्थ पोल के आसपास का कुछ सैंपल कलेक्ट कर वापस लौटता है और 2024 में मई में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च करेगा चाइना चैंग 6 मिशन। एंड चैंग 6 मिशन के द्वारा चाइना साउथ पोल के आसपास का कुछ लूनर सैंपल इकट्ठा कर वापस अर्थ पर लाएगा, ऐसा चाइना का प्लानिंग है। अबाउट 53 डेज का ये प्लान रहने वाला है और इसमें लॉन्च व्हीकल यूज होगा लॉन्ग मार्च 5 और इसका लॉन्च साइट होगा वेनचैंग। आप मैप में देख सकते हैं वेनचैंग यहाँ है, चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जहाँ से ये स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में चाइना के साथ दुनिया भर के कुछ और स्पेस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कंट्रीब्यूट करता है एक ल्यूनर सरफेस आयन टेस्टर और फ्रेंच स्पेस एजेंसी प्रोवाइड करता है एक ऐसा इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग रेडॉन गैस एंड इट्स डिके प्रोडक्ट्स। एडिशनली इटालियन लेजर कॉर्नर रिफ्लेक्टर भी इसमें शामिल होगा और पाकिस्तान, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का ICube-Q सैटेलाइट CubeSat विल बी द पार्ट ऑफ द मिशन। यहाँ आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो ये सैटेलाइट है ICube-Q CubeSat, ये मून पर लैंड नहीं करने वाला है, मून के चारों ओर ऑर्बिट लगाना इसका काम है। चैंग 6 विल कंसिस्ट ऑफ बोथ अ लैंडर एंड अ रोवर। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द टॉपिक। आई होप क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल चुका है। रिसेंटली इंडियन वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने न्यू दिल्ली में आयोजित 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस का इनॉग्रेशन किया। टॉपिक के डिटेल में जाएंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म विद बोथ मोनास्टिक एंड ले मेंबर्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आपके 4 ऑप्शन यहाँ हैं एंड राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ABCP। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1970 में उलन बातार मंगोलिया में। ये एक वॉलेंटरी मूवमेंट है फॉर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म विद बोथ मोनास्टिक एंड ले मेंबर्स। मोनास्टिक आपको पता है कि जो मोंक्स होते हैं वो मोनास्टिक तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, एंड ले मेंबर्स जो आम जीवन जीते हैं, हमारे तरह आम लाइफ जीते हैं लेकिन फिर भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उन दोनों के लिए ये एक वॉलेंटरी मूवमेंट है। इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट्स in support of consolidating universal peace, harmony and cooperation among the people in Asia. Currently ABCP headquartered है गंडन तेंगचेंग लिंग मोनास्ट्री इन उलानबातर मंगोलिया एंड ABCP प्रेसिडेंट मंगोलियन बुद्धिस्ट्स के सुप्रीम हेड माने जाते हैं।
एबीसीपी अपने कई मैंडेट्स के ऊपर काम करती है, लाइक स्ट्राइविंग टू डिसेमिनेट यानी कि स्प्रेड करना लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग्स को और उसे इम्प्लीमेंट करना। जितने भी बुद्धिस्ट हैं एशिया में उनको कंसोलिडेट करना यूनिवर्सल पीस, हार्मोनी एंड कोऑपरेशन के लिए। जो भी बुद्धिस्ट कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उसे स्प्रेड करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पीस को इस्टेब्लिश करना, ये इसका बहुत बड़ा मैंडेट है। इसकी हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो इस कॉन्फ्रेंस के फाउंडेशन को हम ट्रेस कर सकते हैं कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के पीस मूवमेंट्स में। जब पूरा दुनिया कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से परेशान था, उस समय मंगोलिया, बुर्यात, इंडिया, सोवियत यूनियन, श्रीलंका, नेपाल से कुछ बुद्धिस्ट, कुछ मॉन्क आगे आते हैं और एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस एबीसीपी की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1970 में विद अ परमानेंट हेडक्वार्टर इन उलन बातार। आगे इसमें मंगोलिया, जापान, इंडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, रशिया, फार ईस्ट, श्रीलंका, थाईलैंड एंड अदर रीजनल कंट्रीज की भी कुछ पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एंड एबीसीपी was registered as an observer to the UN's Economic and Social Council in 1988 in recognition to its contribution to the well-being of humanity. So this was topic about ABCP, Asian Buddhist Conference for Peace, and I hope क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको मिल चुका है। रिसेंटली इंडिया के 4 शंकराचार्य न्यूज में थे बिकॉज उन्होंने ऐसा प्रोक्लेम किया था दैट दे विल नॉट अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग: पुरी, गंगोत्री, श्रृंगेरी एंड द्वारका। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे मठ हैं जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था। तो ओनली 1 इसमें से सही है, या फिर ओनली 2, ओनली 3, या ऑल 4 सही है। लाइक ऑलवेज क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। शंकराचार्य वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टीचर ऑफ द वे ऑफ शंकरा। ये एक तरह का रिलीजियस टाइटल भी होता है जिससे हेड्स ऑफ द 4 हिंदू मठ्स को ऑनर किया जाता है। ये हिंदू मठ इस्टेब्लिश किए गए थे 8th सेंचुरी में बाय द हिंदू सेंट आदि गुरु शंकराचार्य। इन मठों को इस्टेब्लिश करने के पीछे आदि शंकरा का एक ही मैंडेट था, टू इम्पार्ट नॉलेज। नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके, इसके लिए इन मठों की स्थापना की गई थी। दिस मठ्स कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस श्राइन्स, टेम्पल्स, लाइब्रेरीज एंड रेसिडेंसेस। इनका लोकेशन आप देख लें: द्वारका गुजरात, जोशी मठ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा एंड श्रृंगेरी कर्नाटका। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वहाँ पता चल गया होगा। एक स्टेटमेंट में गंगोत्री भी लिखा हुआ था तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए द्वारका, जोशीमठ उत्तराखंड एंड पुरी ओडिशा एंड श्रृंगेरी कर्नाटका। ये 4 ऐसे मठ हैं जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। तो एक वाइब्रेंट लीगेसी रहा है आदि गुरु शंकराचार्य और इन चारों मठों का। इंडिया या फिर वर्ल्ड का कोई भी हिंदू रिलीजन को मानने वाला पर्सन हो, वो इनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। आप पुरी की बात करें तो पुरी में है गोवर्धन पीठम, गोवर्धन मठ पीठम, और इसका एक मैंडेट है, इसका एक काम है कि ये ऋग्वेद का कस्टोडियन है। ऋग्वेद को अलाइव रखना, ऋग्वेद के ऊपर रिसर्च करना, उसको अधिक से अधिक पढ़ना, उसके अर्थों को अच्छे से जानना, ये सारा काम है पुरी के गोवर्धन मठ पीठम का। और ये ईस्ट डायरेक्शन का पूरा अपना कमांड संभालता है। साउथ डायरेक्शन में है श्रृंगेरी पीठम, श्रृंगेरी शारदा पीठम, ये यजुर्वेद का कस्टोडियन है। और इसके अलावा वेस्ट में द्वारका शारदम पीठम, और ये सामवेद का कस्टोडियन है। नॉर्थ में बद्री ज्योतिर्मठ पीठम जो उत्तराखंड के जोशी मठ में है, और ये अथर्ववेद का कस्टोडियन है। तो इस तरह से हर एक मठ का अपना एक मैंडेट है कि उसे एक खास एक सर्टेन वेद का प्रोटेक्शन करना है, उस बुक को लाइव रखना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का कांचीपुरम में कांची कामकोटी पीठ भी है, जो अपने आप में 5वां पीठ माना जाता है, 5वां मठ माना जाता है। लेकिन इसके जो मठाधीश होते हैं, हेड ऑफ द मठ होते हैं, उनको शंकराचार्य नहीं कहा जाता है, उनको आचार्य या जगत गुरु कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट मठ। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य या शंकर, इनको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर और थियोलॉजियन माना जाता है, हु लिव्ड इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। उनका जन्म कलाड़ी गांव में हुआ था जो प्रेजेंट डे केरला में लोकेटेड है। उनको लॉर्ड शिवा का एक अवतार माना जाता है। ओनली इन द एज ऑफ 16, मात्र 16 ईयर्स
ओल्ड एज में उन्होंने वेदास पर अपना मास्टर कर लिया था, वेदास को अच्छे से सीख लिया था, समझ लिया था। एट अ वेरी यंग एज शंकरा अपना घर को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो मॉन्क की तरह पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं एंड स्प्रेड हिज कमेंट्रीज ऑन द ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एंड भागवत गीता। वेदों के लेकर के भी उनके पास जो जानकारी थी वो पूरे देश में फैलाते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम हो चुका था हिंदुइज्म में, उससे वो ब्रेवली फाइट करते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, इंडिया के कोने कोने में जाते हैं और वेद के नाम पर जो भी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पनप चुका था तब तक में, वहाँ के जो भी प्रिस्ट क्लास होते थे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे वेद के नाम पर, उनसे वो शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ करने के बाद वेद के अकॉर्डिंग वो सामने वाले को सब्जुगेट करते थे, डोमिनेट करते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। तो वो सामने वाले को फाइनली हराते थे और अपनी जो बातें थी, अपनी जो कमेंट्रीज थे, वो वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करते थे। और इस तरह से इंडिया के 4 डायरेक्शंस में 4 मठों की स्थापना की शुरुआत होती है। ही वॉज बेस्ट नॉन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ अद्वैत वेदांता। अब अद्वैत वेदांता के लिए मैं आपको विकिपीडिया के पेज पर लिए चलता हूँ। देखो, अद्वैत वेदांता को कहा जाता है, बहुत सारे उसके क्रिटिक्स ऐसे कहते हैं कि ये महायान बुद्धिज्म का एक इन्फ्लुएंस्ड कॉपी है। लेकिन जो शंकराचार्य थे या फिर शंकराचार्य के जो भी शिष्य थे, वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांता में आत्मन, अनंत एंड ब्रह्मन का कंसेप्ट है जो महायान बुद्धिज्म में नहीं है। इसलिए महायान बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांता ये दोनों अलग अलग फिलोसॉफी है। अद्वैत फिलोसॉफी को समझने के लिए इस पिक्चर का हेल्प लिया जा सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा वाटर बॉडी है और ऊपर यहाँ वाटर ड्रॉपलेट है। आप इसे ऐसे समझो कि नीचे जो वाटर बॉडी है ये ब्रह्म है और ये जो ऊपर ड्रॉपलेट है ये आत्मन है। तो आत्मन हम सब हैं और ये ब्रह्म है। एक ना एक दिन ये ड्रॉपलेट को जाकर इस ब्रह्म में मिल जाना है। और जहाँ तक बात है ब्रह्म और आत्मन की, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही कैरेक्टर का है, एक ही नेचर का है और सब कुछ कनेक्टेड है। अद्वैत का लिटरल मीनिंग होता है नॉन डुअलिटी, गॉड इज वन एंड गॉड एंड ह्यूमंस आर नॉट टू, द मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू अद्वैत वेदांता एंड राजा राम मोहन राय इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे। सो दिस वाज सम फैक्ट अबाउट अद्वैत वेदांता, आदि गुरु शंकराचार्य एंड द रिसेंट डेवलपमेंट। एंड आई होप कि क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। रिसेंटली एक इंडियन सिटी वाडनगर में एक्सकेवेशन के बाद एक 2800 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन सेटलमेंट का पता चला है। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि वाडनगर इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड बिहार। क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। वाडनगर गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक टाउन और एक म्यूनिसिपैलिटी है। एक्सकेवेशन में जो सेटलमेंट मिला है वो एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी कल्चरल मर्केंटाइल सेटलमेंट है जिसकी हिस्ट्री करीब 8th सेंचुरी BC तक ट्रेस की जा रही है। वाडनगर इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है। इसका नाम वृद्धनगर, आनंदपुर एंड अनर्थपुर और नगर, इस तरह से कई नाम इसके रहे हैं हिस्टोरिकली। और जब भी यहाँ एक्सकेवेशन होता है तो यहाँ कुछ अर्बन लैंडस्केप ही हमें देखने को मिलता है और पुराण में भी इसका मेंशन किया गया है। और इसके अलावा ह्वेनसांग जब यहाँ आया था, ह्वेनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर था, वो जब इंडिया आया था तो उसने भी इसे एक रिच एंड फ्लोरिशिंग टाउन के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये एक एल शेप्ड टाउन है जिसके नॉर्थ ईस्टर्न एज पर शर्मिष्ठा लेक लोकेटेड है। बात करें इसके टोपोग्राफी की तो एक माउंड है जो कि जेंटली राइजिंग है, उस माउंड के चारों ओर एक सेटलमेंट को ही वाडनगर टाउन कहा जाता है। एंड उस माउंड के सेंटर में जो एक घाट है उसका नाम है दरबार घाट। तो ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता एग्जाम के लिए, लेकिन शर्मिष्ठा लेक आपको पता रहना चाहिए कि वाडनगर के नॉर्थ ईस्टर्न एज में लोकेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। रिसेंटली CBSE ने श्रेष्ठ स्कीम में इंटरेस्टेड रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं। तो क्या है पूरा मैटर हम जानेंगे इस डिटेल्ड एनालिसिस में, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन। श्रेष्ठ स्कीम एम्स टू, श्रेष्ठ स्कीम का मैंडेट है टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोमोट कल्चरल एक्सचेंज इन रेसिडेंशियल स्कूल्स। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम SC कम्युनिटीज फॉर हायर एजुकेशन, एक्सक्लूसिवली कैटर टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेसिडेंशियल स्कूल। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर पता चलेगा टॉपिक के एनालिसिस में। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट श्रेष्ठ स्कीम। ये एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर
students in high schools in targeted areas. अंडर दिस स्कीम शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी कम्युनिटीज के मेरिटोरियस बच्चों को एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वे प्राइवेट स्कूल या फिर एनजीओ रन रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ सकें फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। ईच ईयर 3000 स्टूडेंट्स को मेरिट के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा पूरे कंट्री से और उन्हें इस श्रेष्ठ स्कीम के अंडर पढ़ाया जाएगा। इस स्कीम का वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव है उसे सीधे सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाए। जो भी डिप्राइव्ड एससी डोमिनेंट एरियाज हैं उनको एजुकेशन सेक्टर में आगे लाया जाए। इसके अलावा इस स्कीम के अंडर कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कोलैबोरेट किया जाएगा जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एससी कम्युनिटीज़ में अपना एक रोल प्ले करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस स्कीम को 2 मोड्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला मोड है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ यानी नेट्स। इसमें एससी कम्युनिटी के वैसे बच्चे जिन्होंने क्लास 8th पास कर लिया है या फिर अपियरिंग कैंडिडेट हैं सेम ईयर में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो अपने रैंक के आधार पर वो स्कूल चुन पाएंगे। जो भी अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो भी होंगे जहां 75% से अधिक बच्चे हर साल अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन स्कूल को चुना गया है। तो वहाँ इन बच्चों का एडमिशन सीधे क्लास 9th में होगा और वहाँ ये बच्चे पढ़ पाएंगे। और दूसरा मोड है कि सीधे एनजीओ को फंड दिया जाए ताकि वो वॉलंटरली वैसे एरिया से उन बच्चों को खोज कर लाएँ जो कि बहुत डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन सर्विसेज से। तो एनजीओ उन बच्चों को खोज कर लाएंगे, अपने रेसिडेंशियल स्कूल में रखकर क्लास 12th तक पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये स्कीम 2 मोड्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बच्चे के गार्जियन की कमाई 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और एससी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हों। मोटा मोटी यही एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स आपको इनलिस्ट करके यहाँ दिया गया है और बेसिकली आपको ये पता रहे कि हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, ट्यूशन फ़ी ये तीनों फ़ी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है श्रेष्ठ स्कीम से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। कनात सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ क्रॉपिंग सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम या एंशियंट वाटर सप्लाई सिस्टम है। क्या है कनात सिस्टम? ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। रिसेंटली अफ्रीका के कुछ ड्राई एरिया में मिनिमल रेनफॉल के कारण सीरियस वाटर शॉर्टेजेस देखने को मिले हैं और यहाँ बात हो रही है कि कनात सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वाटर के प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व किया जा सके। तो क्वेश्चन है कनात सिस्टम होता क्या है? तो ये एक एंशिएंट टाइप वाटर सिस्टम है जिसका यूज आज भी वर्ल्ड के कई एरिड रीजन्स में किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में इसका अलग अलग नाम है। कनत सिस्टम को ही फुगारा कहा जाता है, नॉर्थ अफ्रीका में फ्लज कहा जाता है, ओमान में एंड करेज कहा जाता है एशिया के कुछ पार्ट्स में। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है तो आपको पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं माउंटेन पर बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं और इन लेक्स में बहुत ही अच्छा पानी होता है, पीने लायक पानी होता है। अगर इनको अंडरग्राउंड टनल के जरिए नीचे लाया जाए और कंट्री के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाए तो सबको पीने का अच्छा पानी मिल जाएगा। तो वहाँ रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और यही जो टनल के द्वारा ग्रेविटी के सपोर्ट से, यानी कि ऑब्वियसली माउंटेन पर कहीं अगर यहाँ फ्रेश वाटर लेक है तो यहाँ से अगर टनल बिछाया जाए तो ग्रेविटी का एक सपोर्ट मिलता है। तो एक बार अगर ग्रेविटी के कारण पानी नीचे गिरना शुरू हो जाए तो फिर यहाँ शहर के अलग अलग भाग में, स्टेट में, कंट्री में इसे फैलाया जा सकता है, इस नेटवर्क को, और सबको पानी दिया जा सकता है। इसी सिस्टम को कहा जाता है कनात सिस्टम। ये बिल्कुल वेल जैसा होता है लेकिन वेल तो सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये हॉरिजॉन्टली पूरा बिछा हुआ रहता है लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा होता है इसमें पानी ग्रेविटी की मदद से। Canals have been used for centuries in arid and semi-arid parts of North Africa, the Middle East and Asia, where water supplies are limited. So these were some facts about Kanaat system and I hope कि क्वेश्चन जो आपसे शुरू में पूछा गया था उसका आंसर भी आपको मिल चुका है। रिसेंटली ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने करेंट नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट के रिवीजन का प्रोसेस शुरू कर दिया है and it has also invited relevant stakeholders to offer suggestions on adding or deleting diagnostic tests to the current list by the end of February। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस क्वेश्चन में आपको NEDL से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। NEDL मीन्स नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट।
पहला स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट रिलेटेड टू ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज दिस लिस्ट। तो चार ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा टॉपिक के एनालिसिस में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट NEDL। इसे सबसे पहले रिलीज किया गया था 2019 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और इस लिस्ट में वैसे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट दिए गए हैं, ऐसे बेसिक टेस्ट दिए गए हैं जो वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज में होने ही चाहिए, यानी कि वो इसेंशियल हैं। तो इस लिस्ट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। आप सबको पता है प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे जो गाँव में या फिर टाउन में जो छोटे लेवल पर जो सबसे पहले फर्स्ट एड जैसा कुछ दिया जाता है लोगों को, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थोड़ा उससे ऊपर लेवल का है, और क्रॉनिक डिजीज के लिए होता है टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि ICMR ने इन तीनों के लिए एक लिस्ट निकाला है, डायग्नोस्टिक लिस्ट निकाला है, जिसे हम NEDL कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्राइमरी सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए लिख दिया गया है कि 20 टेस्ट तो होने ही चाहिए, तो वैसे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर उस फैसिलिटी के अंदर 20 वैसे इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स होने चाहिए। यहाँ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से जांच कर लिया तो उसको भी हम टेस्ट कह देंगे, नहीं। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से जांच किया या फिर BP चेक किया तो उसे हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है। तो 2018 से ही WHO के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर एक NEDL जारी किया जाए, यानी कि नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट्स ये जारी किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स अक्रॉस द वेरियस टायर्स ऑफ द हेल्थ केयर पिरामिड। देश भर में जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, इसके लिए WHO अपना रिकमेंडेशन बार बार दे रहा था। तो 2019 में गवर्नमेंट ने, यानी कि ICMR ने फर्स्ट टाइम NEDL रिलीज किया था, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज द NEDL। इसमें एक और बात आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ हर तरह के डिजीज का डायग्नोसिस का ये लिस्ट है, समझ में आना चाहिए आपको ये बात। सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के ऐसा नहीं किया गया था। यहाँ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर HIV, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, मलेरिया, एरिया एंडेमिक डिजीजेज, इस तरह के डिजीज के लिए जो बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसे NEDL में इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। रिसेंटली महाराष्ट्र के थाने सिटी के स्काईलाइन में एक वल्चर को स्पॉट किया गया था। ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज 2 डिकेड से 20 वर्षों से यहाँ इस स्काईलाइन में कभी भी वल्चर को स्पॉट नहीं किया गया था। सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, consider the following statements regarding the Indian vulture. It is an old world vulture native to Asia, and the second statement is it is usually found in savannas and other open habitats. ये चार ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन वल्चर, जिसका साइंटिफिक नेम है जाइपस इंडिकस। ये एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है दैट इज नेटिव टू एशिया। दे आर नॉन एज इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स। देखो बिल्ड यहाँ पर इसके बीक्स के कारण कहा जा रहा है। वर्ल्ड के अदर किसी भी वल्चर के कंपैरिजन में इंडियन वल्चर का जो बीक होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। दे आर मीडियम साइज्ड एंड बल्की स्कैवेंजर्स फीडिंग मोस्टली ऑन कैरकेसेस ऑफ डेड एनिमल्स। इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये अभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। तो इसलिए जब 20 ईयर्स लेटर इसको स्काई में दिखा जाता है तो ये इतना बड़ा न्यूज हो जाता है हमारे लिए। और आपको बता दूं कि ये डेड एनिमल्स पर ही फीड अप होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके एक्सटिंक्शन में, इनके विलुप्तीकरण में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है वो है डिक्लोफेनैक। जब ट्रैक्टर नहीं चलता था इंडिया में, उस समय खेतों की जुताई बैल से होती थी, ऑक्स से होती थी, ठीक है। तो ऑक्स ज़्यादा से ज़्यादा खेत की जुताई कर सके या उसको कम से कम दर्द हो तो उसे बहुत ही हाई अमाउंट में डिक्लोफेनैक खिलाया जाता था। हम लोग भी, जब हमारे भी शरीर में दर्द होता है, कहीं भी हमें अगर हाथों में, पैर में कभी दर्द हो जाता है तो हम लोग जो पेन किलर टेबलेट लेते हैं वो डिक्लोफेनैक ही होता है मोस्टली केसेस में। तो जो ऑक्सन होते थे, बैल होते थे, उनको डिक्लोफेनैक बहुत ह्यूज अमाउंट में खिलाया जाता था ताकि वो दर्द उनका कम हो जाए और अधिक से अधिक वो हल जुताई कर सके। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब ये इंडियन वल्चर, जब इन बैल को, ये बैल जब मर जाते थे तो इनको कहीं ज़मीन में दफना दिया जाता था, ठीक है, मिट्टी डाल दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। तो जब ये इंडियन वल्चर्स उन्हें खाते थे
तो ये डिक्लोफेनाक उनके बॉडी में भी चले जाता था और धीरे धीरे उन्हीं को खाने के कारण ये इंडियन वल्चर धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। तो 97 से 99% तक को जो पॉपुलेशन डिक्रीज आया है वो डिक्लोफेनाक के कारण आया है। फीमेल ऑफ दिस स्पेसीज आर स्मॉलर देन मेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। हैबिटेट है इनका सवानाज में और अदर ओपन हैबिटेट्स में अराउंड विलेजेस, सिटीज एंड नियर कल्टिवेटेड एरियाज। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन वल्चर। आई होप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका भी राइट आंसर आपको मिल चुका है। रिसेंटली 16 जनवरी के दिन थिरुवल्लुवर डे सेलिब्रेट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी मिनिस्टर्स फ्रॉम तमिलनाडु एज वेल एज फ्रॉम इंडिया पेड ट्रिब्यूट्स टू सेंट थिरुवल्लुवर। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थिरुवल्लुवर। पहला स्टेटमेंट है ही वॉज अ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर। दूसरा स्टेटमेंट है हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क इज थिरुकुरल विच इज एन कलेक्शन ऑफ कपलेट्स ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। आपके चार ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। थिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट एंड फिलोसोफर। तमिल इंडियंस इन्हें अपना कल्चरल आइकॉन मानते हैं। स्कॉलर्स मानते हैं कि इनका बर्थ प्रेजेंट डे चेन्नई के आसपास हुआ था और इसके टाइम को लेके बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इनका जो लाइफ टाइम रहा वो 4th सेंचुरी BC के आसपास रहा और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं 5th सेंचुरी AD में हुए थे। तो देयर इज अ क्वाइट डिबेट, लेकिन उनका एक वर्क है थिरुकुरल। ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल एंड वाइडली चेरिश्ड वर्क माना जाता है तमिल लिटरेचर का। उनका ये लिटरेचर थिरुकुरल तमिलनाडु एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कपलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड लव। कपलेट्स आपको पता होना चाहिए, ये एक पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, जैसे दोहा होता है कबीर का या फिर सूरदास, इस तरह का, उसी को आप समझ लीजिए यहाँ कपलेट्स लिखा गया है। तो एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड लव या धर्म, अर्थ एंड काम, वर्चू, वेल्थ एंड लव, इसको डिस्क्राइब करता हुआ ये 1330 कपलेट्स हैं, जिन्हें 10 कपलेट्स ईच करके 133 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मोरल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया जाता है रीडर्स को और सब कुछ पोएटिक फॉर्म में है, जिसके कारण ये इजीली मेमोरेबल होता है एंड कोटेबल होता है। और यही कारण है कि 4th सेंचुरी BC से लेकर के अब तक ये हम लोगों ने फॉलो किया है। दैट मीन्स तमिल लोगों ने इसको अच्छे से फॉलो किया है। सो दैट वाज अबाउट थिरुकुरल। एंड इन द ऑनर ऑफ थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट टाइम इस डे को सेलिब्रेट किया गया था 1935 में ऑन May 17th एंड 18th। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का ट्रेंड है कि तमिलनाडु का फेस्टिवल होता है पोंगल, और पोंगल सेलिब्रेशन के साथ ही थिरुवल्लुवर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जनवरी 15th या 16th के दिन ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में पूछा था उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक न्यू लाइन प्रपोज किया है, जाजपुर रोड धामरा रेलवे। ये रेलवे लाइन पास करेगा ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क होकर। दैट्स वाई भीतरकनिका नेशनल पार्क वाज इन न्यूज। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर द सुंदरबंस। आप सब जानते हैं कि सुंदरबन पहला है, दूसरा कौन है यही आपको यहाँ बताना है। इट इज सिचुएटेड ऑन अ डेल्टा फॉर्म्ड बाय रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा। एंड हेयर आर द 4 ऑप्शंस फॉर यू। सही आंसर मिलेगा टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। भीतरकनिका नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम देखेंगे इस मैप में। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी लोकेशन को। ये ओडिशा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम आफ्टर सुंदरबंस। आपको पता है इंडिया में फर्स्ट नंबर पर जो आता है सबसे बड़ा मैनग्रोव इकोसिस्टम वो है वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस एंड सेकेंड नंबर पर यही भीतरकनिका है। तो ये इसका लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरफ से यहाँ ब्रह्मणी रिवर आ रही है और यहीं इससे मिलती है बैतरणी रिवर, और इस तरह से दोनों जब मिलकर कन्फ्लुएंस करती है यहाँ पर तो ये हो जाता है धामरा रिवर। और तीनों के डेल्टा रीजन के कारण ये बहुत ही फर्टाइल लैंड हो जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इट इज़ अबाउट 674 स्क्वायर किलोमीटर और ये एरिया इतना बड़ा होने के कारण ये बहुत सारे रिवर के कैचमेंट एरिया को टच करता है। एंड सिंस इसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में इतने सारे रिवर्स का कैचमेंट एरिया है, दैट्स वाई यहाँ एक वेटलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, कई सारे वेटलैंड्स का फॉर्मेशन होता है।
और इसी के कारण अगस्त 2002 में इसे स्टेट का यानी कि ओडिशा स्टेट का सेकेंड रामसर साइट डिजिग्नेट किया गया था। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ओडिशा स्टेट का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भितरकनिका नेशनल पार्क में इंडेंजर्ड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं, जिसके कारण कि ये बहुत प्रसिद्ध है। और भी एक यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल्स मिलता है गहिर माथा बीच पर, जो लोकेटेड है भितरकनिका नेशनल पार्क में। इसके अलावा कई सारे मैमल्स हैं जो आपने बचपन से वाइल्ड एनिमल्स के रूप में पढ़ा है, वो सब यहाँ देखने को मिलता है। और बात करें फ्लोरा की, तो वेरियस स्पेसीज ऑफ मैनग्रोव पूरे फॉरेस्ट रीजन में फैला हुआ है। थेस्पिया, कसोरिनाज, सुंदरी, इंडिगो बुश ग्रासेस आर सम ऑफ द अदर वेराइटीज ऑफ फ्लोरा दैट फ्लोरिश इन द एरिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा।